आज हम भारतीय संविधान की उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो उसके दिल में बसती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प तनाव की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हर नागरिक को दिए गए हैं, और दूसरी तरफ हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सरकार को बताते हैं कि देश को कैसा बनाना है। और ये दोनों ही संविधान की नींव के पत्थर माने जाते हैं। सही कहा, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये नींव के पत्थर कई दशकों तक एक दूसरे से टकराते रहे हैं। एक व्यक्ति की आज़ादी की बात करता है तो दूसरा पूरे समाज के भले की। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि इन दोनों में आखिर ये खींचतान क्यों थी, और इतने सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इस रस्साकशी को एक खूबसूरत संतुलन में कैसे बदला। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ये मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत आखिर हैं क्या। एक को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है और दूसरे को देश का लक्ष्य। बिल्कुल, मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, वो असल में कह सकते हैं कि नागरिक की ढाल हैं। वो सरकार की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। ये अधिकार सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, जैसे वो धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती या किसी को बोलने की आज़ादी से नहीं रोक सकती। इनका मकसद है राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना, जहां नागरिक बिना डरे जी सके। अच्छा, तो ये सरकार के लिए एक तरह की डोंट्स की लिस्ट है। और निदेशक सिद्धांत वो क्या है? निदेशक सिद्धांत जो भाग 4 में है, वो सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है। ये संविधान निर्माताओं का विजन है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनना है। ये सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जैसे सबको बराबर काम के लिए बराबर वेतन देना, पर्यावरण की रक्षा करना, या गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, एक व्यक्ति की रक्षा कर रहा है और दूसरा समाज को बनाने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सरकार के लिए टू डू लिस्ट है और सरकार अपना काम न करे तो? मान लीजिए सरकार समान काम के लिए समान वेतन का कानून नहीं बनाती, तो क्या कोई नागरिक कोर्ट जा सकता है कि सरकार अपनी ये ड्यूटी पूरी करे? और यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर सामने आता है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी जस्टिसेबल। अगर सरकार आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे अधिकार को लागू किया जाए। कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है। लेकिन निदेशक सिद्धांतों के मामले में ऐसा नहीं है। नहीं, निदेशक सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं, मतलब नॉन जस्टिसेबल। अगर सरकार उन्हें लागू नहीं करती तो आप इसे लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये सरकार के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। एक मिनट, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। संविधान में कुछ लिखा है, सरकार को कुछ करने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर वो ना करे तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो फिर इन सिद्धांतों का मतलब ही क्या रह गया? ये तो बस अच्छी अच्छी बातें हो गई जिनका कोई वजन नहीं है। ये सवाल बहुत वाजिब है और संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी। संविधान निर्माता जानते थे कि आज़ादी के समय देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को तुरंत लागू किया जा सके। इसलिए उन्होंने इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया। उनका मानना था कि जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सरकारें जनमत के दबाव में और चुनाव जीतने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए मजबूर होंगी। ये एक तरह से देश का नैतिक कंपस है जो सरकारों को हमेशा सही दिशा दिखाते रहते हैं। समझ गया। तो एक कानूनी ताकत है और दूसरा नैतिक ताकत। और एक और फर्क जो हमारे स्रोतों में बहुत साफ तौर पर नजर आता है वो इनके स्वभाव का है। मौलिक अधिकार ज्यादातर व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिस्टिक लगते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत समाजवादी सोशलिस्टिक लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और कल्याण पर केंद्रित है, जबकि निदेशक सिद्धांत पूरे समाज, पूरे समुदाय के कल्याण की बात करते हैं। और यहीं से उस टकराव की कहानी शुरू होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जब एक व्यक्ति का अधिकार समाज के बड़े लक्ष्य के रास्ते में आता है तो क्या होगा? इसी सवाल ने दशकों तक हमारी अदालतों और संसद को उलझाए रखा। तो चलिए उस कोर्ट रूम ड्रामे पर आते हैं, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, बल्कि 4 ऐतिहासिक अदालती मामलों की एक पूरी सीरीज थी जिसने इस रिश्ते को तय किया।
तो इस ड्रामे का पहला एक्ट कहाँ से शुरू होता है? पहला एक्ट शुरू होता है 1951 में, संविधान लागू होने के ठीक एक साल बाद। केस का नाम था स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दुराईराजन। मामला ये था कि मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी थीं। वो ऐसा करके सामाजिक न्याय के एक निदेशक सिद्धांत को लागू करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी ने इसे समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती दे दी होगी। बिल्कुल। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के सामने सीधा सवाल था, जब एक मौलिक अधिकार और एक निदेशक सिद्धांत आमने सामने हो तो कौन जीतेगा? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार ही सर्वोपरि हैं, निदेशक सिद्धांतों को उनके अधीन एक सहायक की तरह ही काम करना होगा। तो पहले ही राउंड में कोर्ट में सीधा नॉकआउट पंच दे दिया, मौलिक अधिकार ही बॉस हैं। पर संसद कहाँ चुप बैठने वाली थी? उसे तो सामाजिक बदलाव लाने थे। हाँ, संसद ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सरकार का तर्क था कि अगर हम समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कुछ करना चाहेंगे और हर बार मौलिक अधिकार आड़े आ जाएंगे तो हम कल्याणकारी राज्य कैसे बनाएंगे। इसी के जवाब में संसद ने पहला संविधान संशोधन किया और समानता के अधिकार में कुछ अपवाद जोड़े ताकि आरक्षण जैसे कदम उठाए जा सकें। यहीं से संसद और न्यायपालिका के बीच की वो लंबी रस्साकशी शुरू हुई। ठीक है, तो ये था पहला एक्ट। संसद ने कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान ही बदल दिया। तो इस ड्रामे का अगला सीन क्या था? कोर्ट ने कैसे जवाब दिया? अगला बड़ा सीन आया 1967 में गोलकनाथ केस में। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने और भी कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार अलंघनीय है, मतलब सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट? हाँ, यानी वो इतने पवित्र है कि संसद उन्हें छीनना या कम करना तो दूर, छू भी नहीं सकती, संविधान संशोधन के जरिए भी नहीं। एक मिनट, संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, ये तो बहुत बड़ा बयान था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर भविष्य में समाज को बदलने के लिए अधिकारों में किसी बदलाव की जरूरत पड़े तो वो भी संभव नहीं है। उस समय कोर्ट का यही मानना था। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का स्थायी हिस्सा है और संसद के संशोधन करने की शक्ति उन पर लागू नहीं होती। इस फैसले ने संसद के हाथ पूरी तरह से बांध दिए। अब स्थिति ये थी कि संसद सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट मौलिक अधिकारों की दीवार बनकर खड़ा था। टकराव अपने चरम पर था। तो अब तक तो कोर्ट और संसद के बीच तलवारें खींची हुई थीं। एक कह रहा है हम बदलेंगे, दूसरा कह रहा है हाथ मत लगाना। इस कहानी का क्लाइमैक्स कैसे आया? क्लाइमैक्स आया 1970 के दशक की शुरुआत में। 1971 में तत्कालीन सरकार ने एक के बाद एक 2 बड़े संविधान संशोधन किए, 24वां और 25वां। जी। 25वें संशोधन से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C। ये एक तरह से संसद का ब्रह्मास्त्र था। बिल्कुल। इसमें कहा गया कि अगर सरकार 2 खास निर्देशक सिद्धांतों, अनुच्छेद 39B और 39C, जो धन और संसाधनों के समान वितरण की बात करते हैं, को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 या स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। ये तो सीधा सीधा गोलकनाथ केस के फैसले को पलटने जैसा था। हाँ, इसने तो 2 निदेशक सिद्धांतों को कुछ सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों से भी ऊपर रख दिया। इसके बाद तो न्यायपालिका में भूचाल आ गया होगा। बिल्कुल। और इसी भूचाल का नतीजा था भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती केस 1973 में। 13 जजों की बेंच बैठी। इस केस ने सिर्फ इस टकराव को ही नहीं सुलझाया, बल्कि भारतीय संविधान की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया। कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के उस हिस्से को तो सही ठहराया जो 39B और C को वरीयता देता था, लेकिन साथ ही संविधान के मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत भी दिया। मूल ढांचा, ये हमने कई बार सुना है। इसका क्या मतलब था इस केस में? कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो इसकी मूल आत्मा या बुनियाद को नहीं बदल सकती। और फिर उन्होंने एक बहुत ही गहरी और सुलझी हुई बात कही, जिसने इस पूरी बहस की दिशा ही बदल दे। कोर्ट ने कहा, मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं।
ये एक ही रथ के दो पहिए हैं और रथ को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का साथ चलना जरूरी है। वाह, तो यहाँ से पहली बार टकराव की जगह संतुलन और सामंजस्य की बात शुरू हुई। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और एक्ट बाकी था, है ना? हाँ बिल्कुल। मिनर्वा मिल्स केस। हाँ, क्योंकि केशवानंद भारती केस के बाद 1976 में आपातकाल के दौरान संसद ने 42nd अमेंडमेंट किया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उन्होंने अनुच्छेद 31C का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 39B और C ही नहीं, बल्कि किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बनाया गया कानून सभी मौलिक अधिकारों पर भारी पड़ेगा। यानी उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। अब निदेशक सिद्धांत बॉस थे और मौलिक अधिकार उनके अधीन। बिल्कुल। उन्होंने उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की जो केशवानंद केस ने बनाया था। हाँ, ये एक तरह से निदेशक सिद्धांतों को पूरी तरह से सर्वोच्च बनाने की कोशिश थी। लेकिन मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। कोर्ट ने 42वें संशोधन के इस विस्तार को रद्द कर दिया और कोर्ट ने जो कहा वो इस पूरी बहस का सार है। उन्होंने कहा, मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच का संतुलन और सामंजस्य ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह से वरीयता देना इस संतुलन को नष्ट करना है। संविधान का सामंजस्य, ये सुनने में कितना गहरा लगता है। तो इस 4 एक्ट के लंबे और नाटकीय सफर के बाद आज पर्दा कहाँ गिरा है? आज की कानूनी स्थिति क्या है? अगर हमें इसे सरल शब्दों में समझना हो तो आज का नियम 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, सामान्य तौर पर आज भी मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धांतों पर वरीयता प्राप्त है, क्योंकि वो कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं। दूसरा, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाए गए कानून अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार पर भारी पड़ सकते हैं। तो इन दो निदेशक सिद्धांतों को एक विशेष दर्जा हासिल है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो केशवानंद भारती केस से निकल कर आया, वो ये कि अब इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। अब अदालतें इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं करती, बल्कि उनमें एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती हैं। अब ये माना जाता है कि मौलिक अधिकार साधन है और निदेशक सिद्धांत लक्ष्य है। लक्ष्य है एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बनाना, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं। हमारे स्रोतों में एक और सिद्धांत का जिक्र है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सुनने में ये बड़ा कानूनी शब्द लगता है, लेकिन क्या ये इसी संतुलन को बनाने का एक तरीका है? बिल्कुल। ये असल में अदालतों का वो औजार है जिससे वे इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी कानून को अदालत में चुनौती दी जाती है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो अदालत सिर्फ वहीं तक नहीं रुकती। वो ये भी देखती है कि क्या उस कानून को बनाने का उद्देश्य किसी निदेशक सिद्धांत को लागू करना था। अच्छा, तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि अदालत एक तराजू लेकर बैठती है। मान लीजिए बाल श्रम पर रोक लगाने का कानून है, तो एक पल्ले पर किसी फैक्ट्री मालिक का बिजनेस करने का मौलिक अधिकार है और दूसरे पल्ले पर बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य की रक्षा करने का निदेशक सिद्धांत। आपने एकदम सही उदाहरण दिया। फैक्ट्री मालिक कह सकता है कि मुझे किसी को भी काम पर रखने की आज़ादी है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन अदालत कहेगी कि बच्चों का कल्याण, जो कि एक निदेशक सिद्धांत है, एक बड़ा सामाजिक लक्ष्य है, इसलिए आपके बिजनेस करने के अधिकार पर ये उचित प्रतिबंध मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इस तरह अदालत ने दोनों के बीच एक सामंजस्य बना दिया, बिना किसी को पूरी तरह से नकारे। तो आज हमने समझा कि कैसे भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच एक बहुत ही सुंदर और गतिशील संतुलन बनाता है। ये कहानी टकराव से शुरू हुई और सामंजस्य पर आकर ठहरी, और इस सफर को तय करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइड की भूमिका निभाई है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित हुआ है और होता रहेगा। बिल्कुल, मौलिक अधिकार साधन है और निदेशक सिद्धांत लक्ष्य, दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये पूरी चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक थी। और यही संतुलन
हमें भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। वो कैसे? देखिए, हमने जो भी बात की वो व्यक्तिगत अधिकारों और सामुदायिक कल्याण के बीच के नाजुक संतुलन पर आधारित है। अब सोचिए, भविष्य में जब डिजिटल प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पर्यावरण के अधिकार जैसे नए और जटिल मुद्दे सामने आएंगे, तो हमारे कानून और अदालतें इस संतुलन को कैसे बनाए रखेंगे? क्या डेटा प्राइवेसी का व्यक्तिगत अधिकार, जो एक तरह का मौलिक अधिकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों पर भारी पड़ेगा? या फिर सामुदायिक हित के नाम पर व्यक्तिगत प्राइवेसी को सीमित किया जाएगा? ये वही पुरानी बहस है जो एक नए रूप में हमारे सामने खड़ी होगी, और इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा। ये एक विचारणीय प्रश्न है।